हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो कल से कोरोना संकट काल में लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। लॉकडाउन में कल से कई चीजों में ढील मिलने जा रही है, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को एक तरह से चेतावनी दी है। इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि खतरा अभी कम नहीं हुआ है, कोरोना को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना है। अनलॉक 1 का ऐलान हो गया। जैसे केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो खोलना नहीं चाहिए। केस कोई कम नहीं है, केस बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और मौतें भी बहुत हो रही हैं। सर धार्मिक जगह खोल ली थी तो पहले क्यों नहीं खोली? दारू तुम ठेके खोल रहे हो, धार्मिक जगह पहले खोलनी थी ना, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो खोल रहे सही कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटें नहीं खुलेंगी तो घर कैसे चलेंगे, घर भी नहीं चलेंगे। क्या 8 जून से पटरी पर लौटेगी जिंदगी? अनलॉक 1 पर पीएम मोदी ने दी चेतावनी। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई है लंबी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव भी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, हालात बिगड़ने नहीं देने हैं। देश ने जिस तरह हालत संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। क्या कोरोना का विकराल रूप आना अभी बाकी है? क्या पीएम मोदी के इशारों में छुपा है देश का भविष्य? यानी पीएम का इशारा बिल्कुल साफ है। सरकार के साथ साथ अब जनता की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि छूट मिलने का मतलब यह नहीं कि संकट को कमतर आंका जाए। अब सवाल यह है कि एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में ढील मिलने की वजह से सड़कों और बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे आपका परिचय भी करवा दूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, सूचना मंत्री नीरज कुमार जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आप ही के पास में आना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर आप लोग इतनी ढील क्यों देने लगे, रियायतें क्यों देने लगे? इसका बारंबार जवाब दिया गया है, फिर एक बार मैं देता हूं। जब लॉकडाउन किया गया उस समय भारत के पास कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक क्षमता थी वो नहीं थी। हमारे पास कोविड स्पेशल अस्पताल नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर्स की कमी थी, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थे, हमारे पास मास्क की कमी थी। ऐसे में जब हमने अपना संसाधन विकसित, हर राज्य ने संसाधन विकसित किया है और कोरोना से लड़ने के संदर्भ में उसने उपाय योजनाएं की हैं। अब इन उपाय योजनाओं के साथ सतर्कता बरतते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को सामान्य व्यक्ति रोटी के प्रबंधन के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है, वो सब सारे राज्यों से जो फीडबैक दिए गए हैं, जो मुख्य सचिवों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को जो फीडबैक दिए हैं, उन राज्यों के फीडबैक के आधार पर हम कोरोना, चूंकि किसी के पास दुनिया में इस समय इस बात का रोड मैप नहीं है, औषधि नहीं है, तो कह दे कि भाई फला चीज के प्रयोग से जो है तो कोरोना समाप्त हो जाएगा। सारे देशों ने इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलना है, हमको भी लॉकडाउन को भी खोलना है, सतर्क रहना है, कोरोना से लड़ना है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, फिर आप लोग बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या सिर्फ इसके पीछे राजनीति मंशा है? क्या राजनीति क्या है?
हम तो सिर्फ कंसर्न को उजागर करते हैं। हम तो पूरी सरकार के जितने भी नीतियां और कार्यक्रम उसके साथ हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियां ही खुद सरकार अपने आप को रोज यूटर्न लेती है। उसका कारण ये है कि अपने आप को स्वयंभू सर्व चीज का महाज्ञाता बनना। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, या जो जिन लोगों ने इसको तजुर्बे से देखा, इसके बारे में बताया, जब राहुल जी ने बताया था मार्च महीने में 12 फरवरी को, उस वक्त तो ट्रंप नमस्कार करने पे लगे थे। सिर्फ विदेश से जहाजों को अगर रोका होता, उनके पैसेंजरों को कंट्रोल किया होता, उनको ठीक से जांच पड़ताल की होती, तो काफी कुछ आज नियंत्रित होता। फिर बताया 18 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर क्या 21 दिन में जीत लेंगे। 563 पेशेंट थे जिस दिन ये लॉकडाउन लागू हुआ था 24 मार्च, और आज 1.25 लाख के करीब है। जब राहुल गांधी कुछ बात समझाते हैं या बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उस पर विचार करने के बजाय ये लोग दम्भ और अहंकार में उपहास करते हैं। उपहास का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश को संकट में डाल दिया इन्होंने। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये दम है? प्रेम शुक्ला जी, छोटा जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आनंद जी, इनके मिनिस्टर आकर के कहने लगे कि अखिलेश जी पे बोलूं, वो पैनिकी क्रिएट, या भी अखिलेश प्रताप सिंह का जारी रहेगा। इनके चीजों पे, किसी के सुझाव पे, एम्स के डायरेक्टरों के सुझाव पे, पॉलिटिशियनों के सुझाव पे नेतृत्व का कर्तव्य होता है। जो सत्ता में बैठा है वो लोगों के सुझाव पे मैं जवाब लेता हूँ। अखिलेश ये देखे कि उसमें दम कितना है, अगर दम है तो उसका पालन करें। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये सरकार का दंभ है, अहंकार है? विपक्ष की तरफ से जो भी सलाह आप लोग को दी जा रही है नहीं मानते हैं, आप ना सुनने तक को तैयार नहीं है। अखिलेश जी की पीड़ा है। देखिए, दंभ उनका है कि राहुल गांधी ने अगर कुछ कह दिया, बचपने में भी कह दिया, तो स्वीकारिए। आप बताइए ना कि राहुल गांधी जी इतने ज्ञानी पुरुष हैं, तो क्या उनके ज्ञान का सदुपयोग पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान की सरकारें भी नहीं करती हैं? क्या कारण है कि उनकी बातों पहले वह कहा लॉकडाउन किया तो कहा लॉकडाउन क्यों कर दिया, अनलॉक करें तो क्यों कर दे रहे हैं? कुछ लोगों का सिर्फ जो है रचनात्मक किसी प्रकार का सुझाव देने की बजाय नकारात्मक कार्य करना। राहुल गांधी जी नकारात्मक, भाई राफेल खरीदी जाएगी तो चिल्लाएंगे, लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, जनधन खाता खुला तब इन लोगों ने चिल्लाया। ठीक है, आप मुझे मैं इसका जवाब जरा लेता हूँ। 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी, बताइए जिसका जो है, ठीक है, राहुल गांधी जवाब देता हूं। मैं आता हूँ अखिलेश जी, आपके पास आता हूँ, लेकिन अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं आता हूँ बराबर हो जा भाई, कोई बात नहीं, बराबरी के लिए और भी लोग हैं, मैं आऊंगा। अरे सर, आप बिल्कुल बराबरी पर अपनी बात रखिएगा, तो जल्दी से बोलिए। देखिए, अब ये प्रदेश की सरकारों को बता रहे हैं, प्रदेश की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें नहीं रोकती हैं। उत्तर प्रदेश जितने कांग्रेस की जहां सरकारें वो सबसे बेहतर कर रही हैं। बात यही ना, अभी भी दम से बात कर रहे हैं। आपने ही आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में जीत लेंगे, फिर कहां से कहा था? किस बात? मैंने आपके बीच में नहीं बोला था शुक्ला जी, मैं बीच में नहीं बोलता। इसीलिए हम आशा करते हैं नाराज होने कोई आवश्यकता नहीं, नाराज नहीं, आपका घर याद दिला रहे हैं। यही इसी कारण से आज ये गति देश की आप लोगों ने कर दी है। दूसरों की सुनने से कोई जरूरी नहीं है। देखिए भाई, मैं इस तरह से बहस नहीं करता, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी काम की बात बता सकता है। उसकी बातों को धैर्य से सुनिए, आपको लगे कि इसकी बात में कुछ दम है तो उसका अनुसरण करिए, मत करिए। चलिए, मैं इसका जवाब अब नीरज जी से लेना चाहूंगा। राहुल गांधी की हर अखिलेश जी और प्रेम शुक्ला जी, मुझे अनुराग भदौरिया जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले कमेंट में जरा नीरज जी से लेना चाहूंगा। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी 1 मिनट। सर आपकी बात हो गई, और भी मेहमान है, जरा उनसे मुझे बात करने दीजिए। मैं आऊंगा अखिलेश प्रताप सिंह जी। सर जल्दी से, आप 10 सेकंड में कीजिए ना, आप बहुत लंबा बोल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड जल्दी से। आनंद जी, आप अखिलेश प्रताप सिंह जी की एक जो जनसभा लेकिन ठोकर खाने के बाद क्या लंबा बोलूं? डिस्टर्ब ये कर रहे हैं, अभी मैं इनको डिस्टर्ब करना। चलिए, नहीं, ऐसे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि जनता तक बात पहुंचे, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। नीरज जी से मेरा सवाल, 1 मिनट। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है, अगर ये कह रही है कि जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो इस तरह की छूट क्यों दी जा रही है, रियायत क्यों दी जा रही है? कोविड-19 एक ऐसा चुनौती है जो वैश्विक चुनौती है, कारण ज्ञात है, दवा अज्ञात है। भाई, इसी कोरोना के बीच में आपको 125 करोड़ लोगों के जीवन की दशा का सवाल है। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसका राजनीतिकरण अगर आप कर रहे हैं तो यह सवाल भी बहुत अपेक्षित है कि भाई इसकी समीक्षा करिएगा। जब इस कोरोना के जंग से हम निकलेंगे तो उसके बाद समीक्षा करिएगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण सवाल क्या है
एक है कि कोरोना के संक्रमण से कैसे लोगों को बचाया जाए, दूसरा दायित्व है, ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है कि आम लोगों को उनके जीवन दशा में जो चुनौतियां आ रही हैं उसमें कितना सार्थक सहयोग हो। तो हमारी उम्मीद तो यह है कि विपक्ष को यह सहयोग करना चाहिए कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में आप बताइए कि इसमें और क्या क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कैसे संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ दवा उवा के बारे में जानकारी है तो भी बता दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, क्या विपक्ष संकट काल में भी राजनीति कर रहा है? देखिए अभी ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि लोकतंत्र में अगर आप देश के ऊपर कोई फैसला लेना चाहते हो, देश हित में अगर फैसला लेना चाहते हो, जनता के लिए फैसला लेना है आपको, तो विपक्ष को भी तो आप कॉन्फिडेंस में लेके चल सकते हैं ना। आप एक मीटिंग बुला के जब आप लॉकडाउन कर रहे थे तब, या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आप विपक्ष को बुलाएंगे, विपक्ष के साथ बैठेंगे तो विपक्ष के नेता भी आपको सजेशन देंगे, इसको आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, मैं एक चीज जोड़ दूं, सुनिए अनुराग जी, नहीं आपने एक बात जो कही ना, मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं, फिर अपनी बात आप रखिएगा। जो लॉकडाउन को लेकर तमाम निर्णय लिए गए पिछले दिनों में, लॉकडाउन 4 तक मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है बाकायदा प्रधानमंत्री की, आप ये कैसे कह रहे हैं कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है? 5 बार बातचीत हुई है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन आपने जब पहला लॉकडाउन किया था तब किसको कॉन्फिडेंस में लिया था? आपने सारा नुकसान करने के बाद फिर आपने लोगों से बात करना शुरू किया, उसके पहले ही बात कर लेते तो आज ज्यादा अच्छा होता ना। ये दिक्कत ही हो जाती है हमारे देश में आजकल। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि रात को 8 बजे फैसले तो ले लेते हैं, उसके बाद सारी दिक्कत हो जाती है, विपक्ष पे डाल देंगे। भाई आपसे हमने बाद में पूछा था, बाद में क्यों पूछा था, पहले क्यों नहीं पूछते? हर काम आप पहले कर देते, उसके बाद जब कुछ बिखर जाता है आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। रात में 8 बजे अचानक से आप लोग फैसले ले लेते हैं, उससे पहले क्यों नहीं बात करते? दूसरी बात, अरे सर मेरे 2 क्वेश्चन है। अच्छा बोलिए। हो गई बात, 2 सवाल है मेरा। बोलिए अगला सवाल। आपको जनता के अरे दूसरा सवाल मेरा दूसरा भी सुन लो भाई, बीच में ही सब हो जाता है। मैं कहता हूं एक और है, आपको जनता का अंदर का लॉकडाउन भी तोड़ना है, क्योंकि जनता के अंदर में जो डर बैठा है कोरोना वायरस का, उसको भी आपको निकालना है। आप लॉकडाउन तो खोल देंगे, लेकिन कितने लोग मार्केट में जाएंगे? बहुत कम लोग जा रहे हैं। जहां जहां लॉकडाउन खुला है वहां लोग डर के मारे जा नहीं रहे, तो लोगों के अंदर का लॉकडाउन भी खोलना जरूरी है। और खासकर जो एम्प्लॉई है, जो रोजगार करते थे, जो ऑफिस जाते थे, उनको ऑफिस में उनको निकाल दिया गया। अनुराग जी कि आएंगे तो कोरोना। अनुराग भदौरिया जी, जो दूसरा आपका सवाल है उसमें एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं। जो आप डर की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में तो हमने ये देखा कि शराब की दुकान खुली तो इतनी भीड़ जमा हो गई कि प्रशासन को फिर कड़े निर्णय लेने पड़े। जो आप डर की बात कर रहे हैं ना, उस पर ये मेरा जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रेम शुक्ला जवाब दें। आप भी तो भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि रात 8 बजे अचानक से जो आप लोग निर्णय सुना देते हैं, उसके पहले विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, आपातकाल में जब जनता के हित में निर्णय लेना प्राथमिकता होती है। आप कृपा करके बताइए ना, सबसे पहले केंद्र के पहले पंजाब ने बंद कर दिया, तो पंजाब ने विपक्षी दलों से पूछा था, महाराष्ट्र ने बंद किया, विपक्षी दलों को कॉन्फ्रेंस में दिया था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होगी इन्होंने, तो उसका भी कोई इनके पास एजेंडा होगा, भेज दें। राजस्थान में जो है लोगों ने लॉकडाउन किया तो राजस्थान की सरकार ने, तो पहले मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को बुला के रात को 8 बजे उसका एजेंडा अखिलेश प्रताप सिंह के पास सोचा कि 52 करोड़ लोग मजदूर हैं पूरे देश में जो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि विपक्ष समझे, अब विपक्ष आए मदद करने के लिए। आप फैसले लेने के टाइम क्यों नहीं सोचते? हजारों लाखों मजदूर रोड पे मर गए बेचारे, लाखों मजदूर रोड पे पैदल चलते चलते ना जाने कैसे इनसे बहस करेंगे आप? बोलिए। अरे आपको याद दिला रहे हैं, कम से कम आप विपक्ष को दोष देना बंद कीजिए। आप फैसले लेने के टाइम विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बस इतनी सी बात है। चौक सभा कर लीजिए, मैं उत्तर देता हूं। बस मेरा इतना जवाब है, आपसे इतना जवाब दे दीजिए। आप देश के बड़े फैसले, अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला के बीच जो बातचीत हुई उसमें एक बात कही गई। 1 मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो आपके शासन के राज्य हैं, क्या वहां पर आप लोग इस तरह के निर्णय लेने के पहले विपक्ष को, जो वहां पर विपक्षी पार्टी है, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, क्या उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं? एकदम सबसे बात की, लेकिन जो ये कोरोना वायरस है, इस पे जितने भी पॉलिसीज बनी है वो 4-5 लॉकडाउन तक, तीसरे चौथे तक केंद्र सरकार ने बनाया। जब राहुल गांधी ने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज करिए, तब 2 महीने बाद इसको मानना शुरू किया, और अपने फेस सेविंग के लिए। अब मैं आता हूं आदरणीय मंत्री जी जो बिहार से बोले हैं। देखिए समस्या क्या है अखिलेश जी, अगर हम कोई चिंताएं हैं जो देश की, समाज की, व्यक्तियों की, उस चिंताओं के प्रति प्रदेश या केंद्र सरकार से आगाह करते हैं, उससे शेयर करते हैं, और क्या किया जाए इसको साझा करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। अभी कर दे, सुझाव हो दीजिए। सुझाव ही तो शुरू से दिया जा रहा है, लेकिन आप नहीं मानते हैं।
5-6 सुझाव मांगे, लेकिन कई महीनों बाद माने। अभी कहा जा रहा है कि आप गरीब के खाते में पैसे डालिए। नहीं डालना है आप, क्यों नहीं डालना है? मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं अखिलेश जी दर्शकों को बता दूं, राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वहां भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके के हालात राज्य में है, राजस्थान में भी 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर भी कोरोना के कई मामले आ चुके हैं और कई शहरों में तो स्थिति बहुत भयावह है। इसी के मद्देनजर वहां भी ये फैसला राज्य सरकार ने ले लिया है। ऐसे में नीरज जी, मेरा आपसे सवाल है, जो बात कह रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, उसी से जुड़ा सवाल है। आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये बताइए, विपक्ष जब कोई बात कहता है तो आप लोग उसे सुझाव के तौर पर क्यों नहीं लेते हैं, सीधे राजनीति क्यों मान लेते हैं? नहीं, विपक्ष सुझाव किस बात का? भाई आपने देखा ना, इन्हीं की सहयोगी पार्टी है ना। लॉकडाउन के नियम का कैसे धज्जी उड़ाया जाता है, सोशल डिस्टेंस का कभी धज्जी उड़ाया जाता है, तो कभी तो मंतव्य नहीं दिए। भाई ये सवाल इस बात का है कि कोरोना एक ऐसा है कि ये परिस्थिति जन चुनौती है। अखिलेश जी, मैं बोल रहा हूं तो आप बाद में मेरा सप्लीमेंट्री पूछेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, बोलिए, मैं यह कह रहा हूं कि भाई आप कोरोना वायरस से लड़ना है अगर हमको, तो आपको यह देखना पड़ेगा ना कि लोगों में संक्रमण न फैले, और खास करके इस चुनौती को देश की अर्थव्यवस्था, देश के आम नागरिकों के प्रति जो दायित्व है, ये परस्पर विरोध और समर्थन की राजनीति कर करके क्या हुआ? आपने देखा ना, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया, और क्या किस ढंग से राजनीतिक टिप्पणी हो रही थी प्रवासी के सवाल पर, आईना की तरह साफ हो गया। तो ये सवाल समझिए, ये समझना बहुत आवश्यक है। दुनिया के अंदर चुनौती है, हम उससे अलग नहीं है। ये तो भारतवर्ष की जनता का संकल्प है कि उसके बदौलत हम कोरोना से इस ढंग से लड़ रहे हैं। यह कल्पना करना चाहिए दूसरे देशों का क्या हालात। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इसलिए हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे। और बात तो देखिए, दरअसल ये भी है कि अगर अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमेगा, अगर लोग बाहर नहीं आएंगे, कामकाज नहीं करेंगे। आज ही आपने भी यह खबर सुनी होगी, दिल्ली सरकार कह रही है कि उनके पास अब लोगों को देने के लिए, सैलरी देने के लिए, वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं, टैक्स कलेक्शन इतना कम हो गया है। ऐसे में फिर सरकार करे क्या, और क्या विकल्प है? देखिए राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले अभी कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बीमारी से हम अभी सब कुछ सही ही कर लेंगे, लेकिन अगर हम नहीं सही कर पा रहे हैं तो आगे की हमें रणनीति बनानी चाहिए। मोदी, अब कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, इससे बचना इलाज है, और सबको पहले से तो ये सलाह दीजिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? हो जाने दे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, बताइए ना प्रेम शुक्ला जी को। डॉक्यूमेंट्री आप बनाते हैं, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये भी तो बताइए कि क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या हो सरकार की। जरा दिमाग खोल के सुना करें लोगों, स्ट्रेटजी क्या। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए राहुल जी की बातों से या कांग्रेस में, तो हम क्या करें? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज आप पिछले 2 महीने से माइग्रेंट्स वापस जा रहे हैं। इन माइग्रेंट्सों को वापस क्यों जाना पड़ा? या तो पहले लॉकडाउन के पहले इन्हें वापस भेज देते, या इन माइग्रेंट्स के लिए ऐसी व्यवस्था करते। ये जो कांग्रेस कह रही थी कि वो वहीं बने रहें, न कहीं जाएं। और अगर आप एक ट्रेन फ्री नहीं चला सकते थे, माइग्रेंट से किराया लिया आपने, तो कांग्रेस ने सब जगह किराया भरा, लेकिन रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने किराया लिया इन गरीब मजदूरों से जिनके पास खाने था। लाखों करोड़ों लोग पैदल गए, 40-45 ट्रेनें अपना गंतव्य भूल जा रही हैं। 80 लोग ट्रेनों के लेट होने से भूखों मर गए, और इन लोगों के चेहरे पर आपको पता है ना कि जहां पर ये घटनाएं हुई हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, उसमें महाराष्ट्र भी है जहां कांग्रेस शासन में है, और राजस्थान भी है जहां से बड़ी संख्या में छात्रों को पलायन करना पड़ा। ट्रेनें रुक नहीं रही, राजस्थान भी है, जस्टिफाई करने। जी बिल्कुल, राजस्थान भी है। मोदी जी को ट्रेनें क्या रुक रही हैं? ट्रेनें कहां जा रही हैं? बिहार भी है, 24 घंटे की ट्रेनें। जब बिहार भी है, बिहार में बहुत लोगों की मौत हुई है। बिना स्टेशन रुके, बिना किए खाना मिलेगा नहीं उनको, तो क्या होगा? प्रेम शुक्ला जी, प्रदेश घुमा रहे हैं आप, तो ये अब शांति से सुनेंगे। गंतव्य पर न चला सके इनके 3 आरोप की सरकार। अखिलेश प्रताप सिंह जी तमाम बातें कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पलायन महाराष्ट्र से भी हुआ है, राजस्थान से भी हुआ है, दोनों कांग्रेस शासित राज्य है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। घर पहुंचा, अब मुझे लगता है जरा वो सुन लेंगे सरकार। मेरा उत्तर बोलिए प्रेम शुक्ला जी। हाँ, एक तो पहला उनका आरोप है कि अखिलेश आनंद जी दिमाग बंद करके जो है बहस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबका दिमाग खुला हुआ है जो इस बहस में बैठे हुए हैं जी। दूसरा इनका कहना है कि मजदूरों के संदर्भ में जो समस्या हुई केंद्र के कारण हुई। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और यही चीज गाइडलाइन में भी थी, रेलवे ने भी कही थी, रेलवे की भी, केंद्र की भी गाइडलाइन, रेलवे की भी यही थी। इनका पहला झूठ
कि सारे टिकटों का पैसा जो है वो कांग्रेस ने दिया, ये बड़ा झूठ है। 85% रेल यात्रियों का किराया वो केंद्र सरकार रेलवे ने दिया, 15% राज्यों को देना था। 15% राज्यों में इनके ही राज्य नहीं दे रहे हैं। झूठ है, बेचारे अपना पैसा देके आए मजदूर। झूठ मत बोलिए, मजदूर अपना पैसा देके खुद आया है और मजदूरों ने टिकट भी दिखाई है कि मैं पैसा देके आया हूँ। झूठ बोल रही है महाराष्ट्र सरकार, झूठ बोल रही है क्या कि पैसा नहीं लिया गया है? भाई यात्रियों की लिस्ट कौन प्रिपेयर कर रहा था? स्टेट नोडल अधिकारी, पैसा कौन दे रहा था? रेलवे ने 85% दिया, 15% राज्य को दिया। अब कांग्रेस शासित राज्य जो है मजदूरों को सता रहे थे। अब 96% प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र में राशन नहीं दिया है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी राशन नहीं दिया। अभी आपको बताएं, कल 7 लोग जो है ट्रॉमा सेंटर जोगेश्वरी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु पाई। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, कोविड सेंटर में आप जो है ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं। अनुराग भदौरिया जी जल्दी से, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अनुराग भदौरिया, हाँ शुक्ला जी से बस इतना पूछ लीजिए कि कहते हैं कि उनका रेल डिपार्टमेंट इतना इफिशिएंट है, तो बताइए आपके रेल मंत्री जी रात के 2 बजे तक ट्वीट कर सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कि ट्रेनें कितनी लेट हो रही हैं। तो उनके चेयरमैन बोलते हैं कि सिर्फ 4 ट्रेनें लेट हुई हैं। ये झूठ नहीं है तो क्या है? इतना कोरा झूठ कोई सरकार बोलती है क्या? 40 ट्रेनें लेट हो रही हैं, आप कह रहे हो 4 ट्रेनें लेट हुई हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानसिक रूप से परेशान है। उसको पता नहीं चलता हम बोल क्या रहे हैं। आप बोलते रहते हो, आपको पता नहीं है कि 40 ट्रेन लेट होगी, 80 लोगों की मौत होगी चलते चलते ट्रेनों में, और आप उनके लिए संवेदनाएं नहीं दे रहे हो। आप उनके लिए संवेदनाएं नहीं दे के आप बता रहे हो सिर्फ 4 ट्रेन लेट हुई, और आपसे पूछोगे कि लोग की मृत्यु होगी तो आप कह रहे पहले से बीमार थे। कितनी बार आपने बोला पहले से बीमार थे? उस मां की डेथ हुई, बेचारी स्टेशन पे मर गई, छोटा सा बच्चा उसका घूमता रहा, आपने कहा पहले से बीमार था। छोटे बच्चे की बिना दूध के कारण मौत होगी, आपने कहा पहले से था। वो कमाल है। प्रचार किया तो लॉकडाउन अब अनलॉक हो रहा है और कुल मिलाकर अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो करीब करीब हर राज्य में अब लोगों की जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना के भय के बीच। हम तमाम मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं और इस सेगमेंट की शुरुआत नीरज जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, ये बताइए अगर कोरोना के मामले बढ़ने की स्थिति में तमाम तरह की छूट दी जा रही है, उसका एक मतलब क्या यह निकाला जा सकता है कि अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? सरकार को अब यह पता चल रहा है कि बहुत कुछ वो नहीं कर सकती है। ऐसे में एक तरीके से अब लोगों को कहा जा रहा है कि आप अनलॉक हो जाएं, अपने हिसाब से अपना ख्याल रखें। नहीं, सबसे पहले तो मैं अखिलेश जी यह कहना चाहता हूं कि प्रवासी बिहारी हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, कौन सा गुनाह किया था? राजस्थान के कोटा के बच्चों ने अपराध किया था? मुंबई के अंदर जो घटना हुई क्या हुआ था? मैं ये कह रहा हूं को हिंदुस्तानी नहीं है क्या? उनको ये अधिकार, उस राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान था, और बिहार जैसे राज्य ने देश का पहला राज्य बना कि हमको 203 करोड़ 98,87,000 रुपया लोगों को ऐप के माध्यम से देना पड़ा। मेरा सवाल यह है कि ऐसे आपदा के समय में नहीं, मुझे बोले आपदा के समय में आपने ऐसा गुनाह क्यों किया? बिहार का रहे, उत्तर प्रदेश का रहे, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति बिहार के अंदर रहता है, ये तो देश के अंदर तय हो गया। दूसरा सवाल मेरा यह है कि सीधे तौर पर भाई देश की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। बिहार जैसे राज्य में जहां 4 महीने तक हम जुलाई से अक्टूबर तक हमको फ्लड का सामना करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय नदियों का कहर टूटेगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चुनौती है। तो बिहार जैसे राज्य ने इस अवधि में जो अभी लॉकडाउन 4 की अवधि थी, तो चूंकि हमारे यहाँ विनिर्माण के क्षेत्र में काम होता है, 4,36,000 से अधिक योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह, और 4 करोड़ 2,93,000 से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए गए। ये इसलिए आवश्यक है कि आम ग्रामीण आप राज्य की अर्थव्यवस्था पर अगर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आप संक्रमण से बचाना। अनुराग भदौरिया बोलिए, ये भी बहुत देर से कहना चाह रहे थे। हमारा स्वस्थ होने का दर बहुत अच्छा है। मैं नीरज जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं। नीरज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आज हम यूपी के हो गए, वो बिहार के हो गए, राजस्थान के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, झारखंड के हो गए। यही तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने ऐसा क्यों ये शुरू कर दिया? जब आपसे कोई चीज समझती नहीं तो आपने कहना शुरू कर दिया पूछ रहे हैं राजस्थान के कोटा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब कह रहे थे, मोदी जी यही कह रहे थे कि पूरा देश मेरा है, देश के एक बच्चे की जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब मुसीबत आई तो आपने महाराष्ट्र अलग कर दिया, गुजरात अलग कर दिया, राजस्थान अलग कर दिया, बिहार अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश अलग कर दिया, झारखंड अलग कर दिया। हम लोग को देखो, समाजवादियों ने क्या बोला? उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी प्रदेश की अगर व्यक्ति की मौत होती है, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति होगा, समाजवादी उसको 1 लाख रुपए से मदद करेगी।
हमने चूंकि हिंदुस्तान को एक समझा हुआ है, ये आपको समझने की जरूरत है। जब यही बात हम लोग चिल्ला रहे थे, जवाब दीजिए नीरज हर जी। व्यक्ति इस हिंदुस्तान सहूलियत के मुताबिक महाराष्ट्र और राजस्थान चुन लिया, गुजरात को भूल गए। आशा नहीं लगानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश पैसा देगा, बिहार पैसा देगा। बता रहा हूं मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल कि मुंबई के राजनीतिकरण कर रहे हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं हिंदुस्तान एक है कि नहीं? अगर हिंदुस्तान एक है तो उसके सारे नागरिक एक है। अगर सारे नागरिक एक है, अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन केंद्र सरकार चलाती है, तो केंद्र सरकार को सभी लोगों को उनके प्रदेश वापस भेज देना चाहिए था, उनसे पैसे भी लेना चाहिए था, उनको बस ट्रेन के उनको खाना पीना मुहैया करा के सामाजिक रूप से सुरक्षित रूप से उनके गांव तक पहुंचा देते। तब यूपी के लोग आप बताइए राजस्थान के कोटा में, लेकिन हम समाजवादी ने नहीं ऐसा किया। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति गुजरेगा, अगर उत्तर प्रदेश में उसको दिक्कत होगी तो समाजवादी मदद करेंगे। अगर किसी तरह के आपके दरभंगा की लड़की का हमारी बच्ची थी, हमने उसको 1 लाख रुपए से बिहार की सरकार हमने नहीं देखा उत्तर प्रदेश की है कि नहीं है, लेकिन वोट चलिए ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह की घटना ने अखिलेश प्रताप सिंह जी बार नीरज जी ये कह रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री बार उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र से और राजस्थान से जिस तरीके से पलायन हुआ। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। मैंने सुना, बोलिए बोलिए। देखिए नीरज जी ने बड़ी अच्छी चीज याद दिलाई, कोटा का जिक्र किया। नीरज जी ज्ञान बखार रहे हैं। जब यूपी के बच्चे कोटा से लाए गए और राजस्थान के सीएम ने कहा, बिहार के सीएम से कि आप अपने बच्चों को भी ले जाएं, सुरक्षा से हम व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, नहीं लाना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। इन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था। जब ट्रेनें चली मजदूर स्पेशल, श्रमिक स्पेशल, तो कहा कि नहीं हम नहीं पैसे देंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। जब कांग्रेस ने कहा कि सोनिया जी ने अपील की कि ठीक है पैसा कांग्रेस पार्टियां भरेंगे जहां पैसा नहीं दिया जा रहा है, तब ये बोले। और ये बता रहे हैं कोटा का जिक्र। देखिए हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट की बात हो जाने दीजिए, इसमें क्या तथ्य पता करना सब। नहीं मैं 1 मिनट अखिलेश जी, एक सेकंड रुकिए, नीरज जी रुक जाइए, नीरज जी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए। अरे बात हो जाने दीजिए, सबको पता है, सुनिए तो मेरी बात, सबको पता आप एक तरफा नहीं बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे कोटा, सुनिए आप लखनऊ, सुनिए पूरी बात बोलने दीजिए, सुनिए पूरी बात। लॉकडाउन था, मुझे बोलने दीजिए। 5 लाख रुपया कोटा में फी लिया जाता है। हमारे बच्चों ने गुनाह किया था और लखनऊ और पटना की दूरी बराबर है और पैसा आप दिए हैं। बिहार सरकार से पैसा क्यों मांगा आपने? सोनिया गांधी जी पैसा दे रही थी, कहाँ था पैसा? आप बताइए ना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो आंख खोल दिया इस सवाल पर कि महाराष्ट्र की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में प्रेम शुक्ला जी एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि एक ऐसे वक्त में जब कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं क्या हाल है, क्या ये राजनीति गलत नहीं है? क्या ये राजनीति का वक्त है, चाहे कोई भी करे? बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा। प्रेम शुक्ला जी देखिए राजनीति कर रहे हैं वो लोग जो कोटा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश आनंद जी को उसी का उत्तर दे रहा हूं। कोटा में और हमें सरकार को फोन करके अशोक गहलोत जी कहते हैं आप अपने बच्चों को ले जाइए क्योंकि बच्चों को भोजन नहीं करा सकते। और जो बस जाती है डीजल तक का पैसा वसूल लेते हैं, बिल भेज देते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं। अरे भाई हम तो यूपी चाहते हैं। अरे भाई बारी बारी से बोलिए। आप कृपा करके बताइए ना, राजस्थान की सरकार ने क्या उत्तर प्रदेश के बच्चों को उनसे पैसे नहीं दिए क्या? अखिलेश जी जवाब दीजिए। भेजने की पहल। फिर आप ये मत कहिएगा आपको समय नहीं मिला। अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। किस राजस्थान के बच्चों से कहां राजस्थान की सरकार ने पैसे लिए? यूपी सरकार अपनी बस की, राजस्थान की सरकार ने उनकी मदद की। सुनिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलता भाई अखिलेश जी, थोड़ा अच्छा बोल लेने दीजिए आप। प्रेम शुक्ला जी ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह जी को बोलने दीजिए जल्दी से 30 सेकंड में। अखिलेश झूठ जब बोलते हैं तब सिर्फ झूठ बोल। बीजेपी मतलब बड़ी झूठी पार्टी, सिर्फ यही काम रह गया। उत्तर प्रदेश की सरकार बसें लेके गई। देखिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है प्लीज पार्टियों को इस तरीके से परिभाषित मत कीजिए ना, एक दूसरे पर इस तरीके के लांछन आरोप मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए। झूठ बोल रहे तो मैं क्या करूं? अंग्रेजों के दलाल। चलिए एक मिनट प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, अखिलेश जी को बोल लेने दीजिए, मैं आता हूं। प्रेम शुक्ला जी आपको भरपूर समय मिलेगा, अखिलेश प्रताप सिंह को खत्म करने दीजिए। अखिलेश जी जल्दी से सर 30 सेकंड में जो भी कहना है जल्दी से। अखिलेश जी आज क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज पूरा लॉकडाउन खोल रहे हैं,
क्या आपने नियंत्रित कर लिया या क्या आपने ऐसी व्यवस्थाएं कर ली हैं, तो वो बता दें कि हमने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर ली हैं, इसलिए हम लॉकडाउन खोल रहे हैं जिससे मरीज अब नहीं और बढ़ेंगे। सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि मरीज तो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और आप लॉकडाउन भी पूरा ओपन हो कर गई रहे हैं। आपकी बात अखिलेश जी। तो क्या आप जनता को जनता के हाल पे छोड़ रहे हैं? अगर क्या आप नहीं बता रहे हैं कि आपने क्या व्यवस्था की ये है, एक आपने तो बड़ा यही सवाल माना पूछा है, जाएगा मैं इसका जवाब कि लेता आपने हूं। जनता के हाल प्रेम पे शुक्ला छोड़ जी, दे रहे क्या हैं। जनता फिर को आप सरकार उसके यहाँ है। हाल पर अब छोड़ रहे हैं? क्या अपनी जिम्मेदारी से आप लोग अब पल्ला झाड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम में गलती की, तो मैं इसलिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित और इटालियन द्वारा संचालित प्रेम शुक्ला जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, विनती है, हम लोग इस तरीके की बहस ना करें, मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस की कुछ परिभाषा बता देंगे, वो बीजेपी के लिए कुछ कह देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना। प्रताप सिंह के पास पक्ष न होने के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया। इटालियन माफिया नहीं, गलत है। कोई एक दूसरे के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें, ना आप करें ना अखिलेश जी करेंगे। हम लोग मुद्दे पे आएंगे, चलिए आप जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, चलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। पहली बार तो कृपा करके समझ लें कि सारे राज्यों के फीडबैक के आधार पर जनता को कोरोना से लड़ने के वो फीडबैक जुटाने के बाद आपने क्या व्यवस्था की है? का निर्णय ले रहे हैं। लॉकडाउन अगर इनको लगता है कि गलत निर्णय है, आपने तो क्या व्यवस्था पंजाब, की है? राजस्थान, ये कौन महाराष्ट्र की बताएगा? सरकार ने क्या फीडबैक दिया बताइए ना। क्या उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए? क्या पंजाब की ये मांग है? क्या ये महाराष्ट्र की ये मांग है? क्या ये राजस्थान की मांग है? क्या छत्तीसगढ़ की मांग है? आपको पता है छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त तक इन्होंने 144 लगा रखा है। एक तरफ ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन किया गलत, और इनके राज्य में 31 अगस्त तक 144 लगा दिया गया, 6 महीने तक। अनुराग भदौरिया को मैं बहस में लाता हूं, ठीक है। तो अनुराग भदौरिया, इनके मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर जहां बीजेपी का शासन नहीं है, वहां भी तो लॉकडाउन बढ़ रहा है ना, फिर उस पर हाय तौबा क्यों? नहीं, वहां तो हम बता रहे हैं रीजन में। देखिए, मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से। देखिए, एक केंद्र सरकार से बात पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको सरकारों में मत बांटिए कि यहां पे कांग्रेस, यहां पे ये। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कोई फैसला लिया, जब फैसले में आपने गाइडलाइन इशू की, तो क्या आपने बताया कि आपने ये पैरामीटर बनाए हैं, ये आपने इतनी व्यवस्था आपने हेल्थ की कर दी, इतने हॉस्पिटल्स आपने तैयार कर दिए, इतने डॉक्टर्स आपने तैयार कर दिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये चूंकि ये व्यवस्था रहेगी, इस पे आप तुरंत आपकी मदद हो जाएगी। आपने ऐसा क्या दिया कि आपने बोला कि लॉकडाउन हमने खोल दिया? अच्छी बात है, खोल दिया आपने, लेकिन आपने उनके प्रोकेशन क्या लिए? क्या आपने उनके लिए क्या आपने रूपरेखा क्या बनाई है कि कैसे अगर कोई बीमारी बढ़ रही है तो उसको कैसे आप रोकेंगे? उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? आपने हॉस्पिटल्स को कितने अपग्रेड कर दिए, कितने आपने वेंटिलेटर्स तैयार कर दिए, कितने आपने बेड्स तैयार कर दिए, कितने डॉक्टर्स आपने तैयार कर दिए, कितनी जो भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं वो क्या क्या आपने तैयार कर दिया? जनता को बताइए तो सही। जनता भी बेचारी घूमती फिरती अभी बीमार हो जाए तो उसके ओपीडी तक नहीं खुले अभी हॉस्पिटल के। अगर मान लो कोरोना के अलावा भी कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित होती है जनता, तो रात रात चक्कर काटती रहती है। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से, फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। दूसरी बीमारी उससे उसकी मौत जल्दी से प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर नीरज जी के पास जाऊंगा। ओपीडी खोलिए, ओपीडी की व्यवस्था बताइए। आप ओपीडी खोलेंगे नहीं खोलेंगे, दूसरी बीमारियों का इलाज कैसे होगा? आप कम से कम एक रूपरेखा बताइए। बारी बारी से अनुराग भदौरिया की बात हो गई, प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए। हाँ, प्रेम शुक्ला, देखिए, डॉक्टर जो है 3 महीने में तैयार नहीं होते, बनाए उसी डॉक्टर 3 महीने में तैयार नहीं होते, देखने जा रहे हैं। डॉक्टर की ये पूरी प्रक्रिया पढ़ाई है। अखिलेश सिंह यादव अकेले व्यक्ति है जो डॉक्टर तैयार कर सकते हैं जाली सर्टिफिकेट में। हमने हॉस्पिटल तो सेल जो है गाइडलाइन हर बार केंद्र सरकार जब भी लॉकडाउन करती है तो गाइडलाइन मिलती है। गाइडलाइन, चलिए मैं नीरज जी को बहस में ला रहा हूं, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद नीरज जी चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल नीरज जी से मेरा है। ठीक है सर, आप लोगों के पास आता हूं। नीरज जी इसी सेगमेंट में हमारे साथ है, फिर वो चले जाएंगे। तो आखिरी सवाल आपसे नीरज जी, क्या इस लॉकडाउन का सिर्फ यही हासिल रहा कि हमें तैयारी करने का वक्त मिल गया, या और भी कुछ आपको नजर आता है? पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अवधि जब भी विस्तारित किया है तो संवाद किया, और साथ ही साथ अरे ये संकल्प के लिए तो गर्व करिए कि देश के दुनिया के दूसरे देश को देखिए कि भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। अन्य देशों की तुलना में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, और और कम से कम इतना के लिए तो देश की जनता रुकिए, देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करिए। संकल्प के बदौलत ये देश की 125 करोड़ लोग हैं, उनके पुरुषार्थ है। राजनीति का कोरोना पकड़े हुए तो इसका कोई इलाज नहीं है।
कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, तो राजनीति का कोरोना अगर पकड़ा है तो आपको मुबारकबाद। आपकी चलिए, एक बड़ा और गंभीर आरोप आपने लगा दिया विपक्ष पर कि उन्हें राजनीति के कोरोना ने पकड़ लिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बढ़ते केस में कर्नाटक सरकार ने 2 दिन पहले विमान और ट्रेन हटाने की मांग की थी। अब खबर यह है कि 8 जून से कर्नाटक भी अनलॉक हो जाएगा। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स और बाजार खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यानी लॉकडाउन वहां लागू रहेगा, लेकिन देखिए यह तमाम तरह की रियायतें दी जा रही हैं जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में थीं। और इसी मसले पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं तमाम मेहमानों के साथ। और अखिलेश जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता है अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शुरू में आप लोगों को लॉकडाउन पर आपत्ति थी, लॉकडाउन जिस तरीके से लागू किया गया आप सवाल खड़े कर रहे थे। अब जब लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, तब भी आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, चीजों को जरा याद करिए। लॉकडाउन का कभी विरोध नहीं किया गया, लॉकडाउन को सही कहा गया। बस ये कहा कि ये पॉज बटन है, इससे आप बीमारी पे नियंत्रण नहीं पाएंगे, इस पे बीमारी पे नियंत्रण पाने के आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। आज आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, हमारे 3 सवाल हैं बड़े प्यारे प्यारे। पहला कि आप आज लॉकडाउन खोल रहे हैं तो आपने क्या व्यवस्था की कि बीमारी स्प्रेड और नहीं करेगी, क्योंकि बढ़ती जा रही है, रोजाना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को ये बताना चाहिए। दूसरा कि जो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, क्योंकि अब गांव तक पहुंचा है, तो उस लेवल तक ब्लॉक या तहसील या जनपद के और नीचे लेवल पे सरकार ने क्या व्यवस्था की है। तीसरे, भूखमरी बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार होता है, सरकार ने इस पे क्या व्यवस्था की है। इन 3 चीजों का प्रिंट बताना पड़ेगा देश को। प्रेम शुक्ला जी, जवाब देना पड़ेगा। और पहला सवाल इनका है कि व्यवस्था की है, जवाब लीजिए अखिलेश जी, हाँ जल्दी से। प्रेम शुक्ला, देखिए इन्होंने 3 सवाल किए। पहला कि भाई जब लोगों को इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन आज जब बढ़ रहा है तो हमारे पास अस्पतालों की संख्या ज्यादा है, हमारे पास पीपी किट्स ज्यादा है, हमारे पास वेंटिलेटर्स ज्यादा है, तो स्वाभाविक तौर पर इस बीमारी से लड़ने के लिए जो तैयारियां थी की गई। दूसरा इनका सवाल है कि भाई गांव में बढ़ रहा है तो वहां सर्वेक्षण किया जा रहा है, होम टू होम सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गई। और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सर्वेक्षण, और महाराष्ट्र में तो ऐसी दशा है कि आज जो है परसों की एक घटना है कि एक पेशेंट को उन्होंने रिलीज किया कि ये ठीक हो गया, और पुलिस अधिकारी वो घर आते ही जो है वो तड़पड़ाया और तड़पड़ाकर। शुक्ला जी ने एक बड़ी बात, महाराष्ट्र में इनके राज्यों की ये दशा है कि एक गर्भवती महिला, वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर इनके हैं, इस बात की जो राहुल गांधी कहते भाग जाते हैं हम की डिसीजन मेकर नहीं है, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित। अब मेरे पास चूंकि समय नहीं है, अनुराग भदौरिया बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। और अनुराग जी, आप जो भी कहना चाह रहे हैं छोटे में कहिएगा। और मेरा एक सवाल भी आपसे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो विपक्ष चाहता है सरकार नहीं कर रही है? सीधा सवाल है ये। देखिए, पहले तो नीरज जी की बात का जवाब दे दूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चलो कोरोना वायरस के ऊपर में सरकार पे या पूरे वर्ल्ड में कहीं दवा नहीं है, कोई बात नहीं, आप नहीं दवा दे सकते, लेकिन जो सरकार के पास था वो भी तो सरकार नहीं कर पाई ना। रेल उनके पास थी, 19,000 रेल डिपार्टमेंट की रेलें खड़ी रही, लेकिन हमारा व्यक्ति, जो आदमी, देश का जनता, गरीब मजदूर तो पैदल ही आया। आप बताइए, ये तो आप मुहैया करा सकते थे कि ये भी नहीं करा सकते थे? ये भी आपके हाथ में नहीं था। बसेस हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अगर सब मिला तो 17,000 की बसेस खड़ी रही, और हम बस इधर उधर से मांग के आपको, हमारा गरीब मजदूर बेचारा पड़ा रहा, वो गांव घर तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते मौत हो गई। जो सरकार कर सकती थी वो भी तो सरकार ने नहीं किया। मेरे पास खाना मुहैया नहीं करा सकती थी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। देखिए, बड़ी बात, मोटी बात यह है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन भले ही अनलॉक हो रहा हो, लेकिन कोरोना वायरस जो है ये अभी अनलॉक नहीं हुआ है, ना इसकी कोई दवा आई है, ना वैक्सीन है। ऐसे में हमें और आपको अनुशासन का परिचय आने वाले दिनों में देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे।